हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली वाली क्लास में वेग प्रवणता तक सीख लिया हुआ था। हमने आपको बता दिया था वेग प्रवणता क्या है, वेग प्रवणता की मात्रा को विमा, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक, आज हम लोग अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक का आनंद उठाने के लिए भाई तैयार हो जाइए। निकाल लीजिए अपनी कॉपी और पेन, साथ साथ नोट्स को बनाइए, साथ साथ चीज़ों को समझते चलिए। अपने तरीके से जो नोट्स बनाएंगे ना, वो सबसे बेस्ट नोट्स होता है और उससे आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो चीज़ें पढ़े हुए हैं उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमने पिछली वाली क्लास में आपको श्यानता के बारे में बताया हुआ था ना, श्यानता विस्कोसिटी। ये श्यानता आप लोग पढ़ चुके भाई, विस्कोसिटी पढ़ चुके हैं ना। तो विस्कोसिटी में हमने आपको बताया कि जो द्रव होती है, द्रव की बहुत सारी परतें होती है ना। द्रव जब प्रवाहित होता है, और द्रव दो तरीके से प्रवाहित होता है, एक आपको बताया धारेखी प्रवाह और एक होता है प्रच्छुद्ध प्रवाह। हमको कौन सा प्रवाह पढ़ना था? धारेखी प्रवाह पढ़ना था। धारेखी प्रवाह क्या होता है, प्रच्छुद्ध प्रवाह क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं पिछली क्लास में। नहीं सीखे हैं तो पिछली क्लास की वीडियो एक बार पहले देखिए, तब जाके पार्ट 2 देखिएगा, तभी आपको मजा आएगा। नहीं तो आपको समझ नहीं पाएंगे कि चल क्या रहा है। तो पहला काम है आपका भाई पार्ट 1 देखिए, तब जाके आप पार्ट 2 देखिए। तो हमने पार्ट 1 में ये सब चर्चा कर चुके हैं। तो श्यानता हमने बताया हुआ था कि द्रव की बहुत सारी परतें होती हैं। उन सभी परतों में सबसे नीचे वाली परत का वेग सबसे कम, सबसे ऊपर वाली परत का वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे नीचे वाली जो परत होती है, अपने ऊपर वाली परत को कहती है आगे मत बढ़ो, और उससे ऊपर वाली परत कहती है भाई तुम आगे बढ़ो। तो ये सब चीज़ आपने देखा, प्यार मोहब्बत पता नहीं कौन सा रहता है और चलता रहता है। तो उनके बीच में जो लगता है ना एक विरोधी बल, वही विरोधी बल ही क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। और ये जो बल होता है ना द्रव की परतों के बीच, श्यानता तो एक प्रकार का गुण हो गया, जो क्या करता है कि द्रव के मतलब बीच जो श्यान बल होता है, वह श्यान बल किसके कारण लगता है? श्यानता के कारण लगता है। तो जो द्रव की परतों के बीच में जो बल लग रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी टॉपिक को समझते कहाँ से? श्यान बल से। तो आप लोग श्यानता ना ही डाल के हम लोग क्या डालेंगे? नहीं भाई, श्यान बल। श्यान बल, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, श्यान बल। तो श्यान बल क्या हुआ? द्रव की परतों के बीच लगने वाले विरोधी बल को, द्रव की परतों के बीच लगने वाले विरोधी बल को हम लोग क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। ठीक है, एक लाइन लिख लिया जाए। द्रव की परतों के बीच, द्रव की परतों के बीच, किसके बीच? परतों के बीच, परतों के बीच लगने वाले, द्रव की परतों के बीच लगने वाले विरोधी बल को ही, लगने वाले विरोधी बल को ही क्या कहते हैं? को ही श्यान बल कहते हैं। को ही श्यान बल कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो श्यान बल होता है ना, श्यान बल कैपिटल एफ कह सकते हैं। श्यान बल जो एफ होता है, वह जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, मतलब एफ अनुक्रमानुपाती होता है किसके? एरिया के। ए मतलब एरिया, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होता है श्यान बल उतना ही ज़्यादा होता है। ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये मार्कर है, मार्कर ऐसे देखो भाई, इसका एरिया कम हुआ तो ये कम हुआ। ठीक है, ऐसे कर दें, ज़्यादा एरिया ले रहा है तो ज़्यादा एरिया लेंगे तो ज़्यादा घर्षण हो रहा है, कम एरिया लेंगे तो कम घर्षण हुआ। उसी प्रकार से श्यान बल हुआ। श्यान बल एरिया कम होने पर कम होता है, एरिया ज़्यादा होने पर ज़्यादा होता है। यानी कह सकते हैं कि श्यान बल किसके अनुक्रमानुपाती हुआ? क्षेत्रफल के। और यही श्यान बल एफ अनुक्रमानुपाती होता है किसके? डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स को देख करके आप लोग समझ गए होंगे क्या है ये वेग प्रवणता है। क्या है? वेग प्रवणता है। और वेग प्रवणता हमने क्या बताया था कि द्रव के प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत, हमने ऐसे बताया था ना, भाई ये पहली परत हो गई, दूसरी परत हो गई, तीसरी परत हो गई, ऐसे चौथी परत हो गई। तो इनके बीच की दूरी हमने क्या लिया हुआ था? डेल्टा एक्स। द्रव प्रवाह हो रहा है ऐसे और दूरी ले रहे हैं ऐसे, मतलब लंबवत। द्रव के प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को, यही ना, द्रव के प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? वेग प्रवणता है ना, डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। तो श्यान बल अनुक्रमानुपाती हो गया किसके? क्षेत्रफल के। श्यान बल अनुक्रमानुपाती हो गया किसके? वेग प्रवणता के। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या नजर आएगा? यह प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। भाई मिलेगा कि नहीं? एकदम सर मिलेगा, यही मिलेगा।
अब देखिए भाई, हम लोग प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे। किसको हटाएंगे? प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे। आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं क्या लाते हैं? क्या लाते हैं भाई? नियतांक लाते हैं। तो यहाँ पे क्या ला दिया जाएगा? एक नियतांक ला देंगे। एफ बराबर हो गया ईटा ए डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। या बराबर क्या हो गया? ईटा ए डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। जहाँ पे यही ईटा जो है, ईटा क्या है? एक नियतांक है और इसी नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं? सयानता गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सयानता गुणांक बोलते हैं। ठीक है, ईटा को हम लोग क्या बोलेंगे? सयानता गुणांक बोलेंगे। बात इन समझ में आ गई? श्यान बल क्षेत्रफल के अनुपाती होता है, श्यान बल वेग प्रवणता के अनुपाती होता है। दोनों को मिलाया गया, यह प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। तो यह बराबर, प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे, नियतांक लाएंगे। नियतांक क्या गया? ईटा, ईटा ए डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। तो हमारा ईटा क्या हो गया? एक श्यानता गुणांक है। अब हम लोग यहाँ समझने वाले हैं मित्र कि यहाँ पे ये जो श्यानता गुणांक है, श्यानता गुणांक की परिभाषा क्या निकल के आएगी। तो श्यानता गुणांक की परिभाषा को निकालने के लिए क्या, श्यानता गुणांक की परिभाषा को निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? श्यानता गुणांक की परिभाषा को निकालने के लिए भाई हम लोग पहले निकालते हैं कि श्यानता यानी ईटा बराबर क्या होगा? ईटा बराबर यहाँ से क्या होगा? ईटा को चाहिए ना, ईटा को छोड़ करके बाकी चीज़ को उधर भेज दीजिए। अब इधर से जब उधर जाती है तो आपको पता है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यह भाई वहाँ पहले है ही है, विद्यमान है। ये चीज़ यहाँ से ऊपर से वहाँ पे जा रही है, नीचे हो जाएंगे ए डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। हुआ कि नहीं? एकदम हो गया सर। अगर हम लोग यहाँ पे मान लें भाई, मान लो, क्या मान लेते हैं? यदि मान लें क्या, ए मतलब एरिया है और एरिया का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर तथा डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स हमें अगली क्लास में चर्चा किया हुआ था। इसका मात्रा क्या होता है? प्रति सेकेंड होता है। तो हम लोग क्या मान लें? 1 प्रति सेकेंड हो, ठीक ना? 1 प्रति सेकेंड हो, तब आपको ईटा बराबर क्या मिल जाएगा? ईटा बराबर आपको मिल जाएगा एफ। क्या मिल गया? ईटा बराबर एफ। अब देखिए यहाँ से जो हम लोग डिफिनीशन बोलेंगे, ठीक है, जो एक एक मान है ना, उसी से हिसाब से डिफिनीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि एकांक क्षेत्रफल वाली द्रव की दो परतों के बीच, एकांक क्षेत्रफल वाली द्रव की दो परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता होने पर लगने वाले श्यान बल को ही श्यानता गुणांक कहते हैं। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं? फिर से बात देख लो। क्या लिखेंगे हम लोग? कि एकांक क्षेत्रफल वाली द्रव की दो परतों के बीच, भाई दो परत है ना, एकांक क्षेत्रफल वाली द्रव की दो परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता होने पर, क्या, एकांक वेग प्रवणता होने पर क्या, जो श्यान बल लगता है वही श्यान बल ही क्या कहलाता है? द्रव का श्यानता गुणांक कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल वाली द्रव की दो परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता होने पर लगने वाले श्यान बल को ही क्या कहते हैं? द्रव का श्यानता गुणांक कहते हैं। परिभाषा क्लियर है? लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, आप लोग लिख लोगे? पक्का लिख लोगे, ठीक ना? चलो भाई, अब आ जाते हैं हम किस पे आ जाते हैं? अब हम देख लेते हैं श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? ईटा यानी श्यानता गुणांक, ईटा मतलब श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक का मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा। भैया बहुत बार पूछता है, ठीक ना? श्यानता गुणांक का मात्रक और बीमा क्या होता है? श्यानता गुणांक का मात्रक और बीमा क्या होता है? देख लो भाई जरा। तो श्यानता गुणांक यहाँ से देखो भाई, ईटा बराबर एफ, ये बार और लिख दें, ईटा बराबर एफ अपान ए डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। ठीक है, हमें क्या चाहिए? मात्रक चाहिए। तो मात्रक जो हो जाएगा भैया, देखो जरा, मात्रक तो बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। हम लोग मात्रक दो पद्धति में निकालते हैं ना, एमकेएस और सीजीएस में, एमकेएस और सीजीएस में बार बार निकालते ताकि हमको आदत हो जाए। अब देखो भाई, मात्रक होते रटने वाली चीज़ नहीं है। मात्रक हो गया, बीमा हो गया, ये सब चीज़ रटने वाली नहीं होती है। और ख़ास तौर से ऐसी परिभाषा जो एक मान करके की गई है, उसको भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से आपको भाई यह प्रोपोर्शनल टू ए या प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी अपान डेल्टा से अगर याद है, तो यह बराबर ईटा ए डेल्टा वी अपान डेल्टा से ऐसे याद हो गया। तो ईटा की परिभाषा निकालने के लिए ए को एक माना गया, डेल्टा वी अपान डेल्टा इसको एक माना गया। तो वहाँ से आप डिफिनीशन बनाइए, रट्टा मारने की कोशिश मत करिए। कब तक रटोगे? ठीक है, रटो ना, नहीं है ना, रटना नहीं है, समझना है। समझ के याद करोगे ना, कुछ दिन तक याद रहेगा, मज़ा भी रहेगा। तो जरा रट के याद करोगे, बेकार है ना, रटना नहीं है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन हो गया। यहाँ पे ए क्या है? एरिया। एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर।
न्यूटन। अच्छा मैं पहले देखो यहाँ पे भाई पूरा करेक्ट मात्रा क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे, बाकी कैसे निकालेंगे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया, ठीक ना, बटे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, गुणे डेल्टा वी का मात्रक, डेल्टा वी भाई क्या है, मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, मीटर पर सेकंड की डायरेक्ट लिख दूं क्या, डेल्टा वी अपान डेल्टा एस का मात्रक, मीटर सेकंड इनवर्स आया था ना, डेल्टा वी अपान डेल्टा एस, अरे यार वेग प्रवणता का मात्रक, वेग प्रवणता का मात्रक सेकंड इनवर्स, ठीक है, वेग प्रवणता का मात्रक सेकंड इनवर्स। अब ये सेकंड इनवर्स से ऊपर जाएगा तो सेकंड बन जाएगा, तो न्यूटन सेकंड है, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड प्रति नहीं भाई न्यूटन सेकंड प्रति मीटर हो जाएगा ना, क्योंकि भाई ये मीटर स्क्वायर सही बता रहे यार, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर सही ना, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, बल का हो गया न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर सही है, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा सीजीएस में आ जाए, सीजीएस में हमारा क्या हो जाएगा, ये तो एमकेएस में हो गया ना, और सीजीएस में अगर आ जाए तो सीजीएस में न्यूटन जगह पे क्या हो जाएगा, डाइन, क्या हो जाएगा, डाइन सेकंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। ये क्या आ गया हमारा, इसका मात्रक आ गया, किसका, ईटा का मात्रक आ गया। और हम लोग क्या लिख लेते हैं, ईटा की बीमा, बीमा क्या हो जाएगा भैया, बीमा देखो कहाँ से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे, तो बल का बीमा क्या हो जाएगा, MLT-2। अच्छा आपको ये चीज़ बता दें भाई, जब हम लोग निकाल रहे थे सूत्र ना, ये जगह कहीं पे आया था कि हमने बताया था कि भाई ईटा का यहाँ पे बीमा आप लोग ऐसे जानो इतना होता है, और हम लोग इसको आगे सीखेंगे कि ईटा की बीमा कैसे निकाला जाएगा। तो आप यही है, यही हम लोग ईटा की बीमा कैसे निकालेंगे यही दिखना है। तो का कितना आना चाहिए, ML-1 T-1, वहाँ पर हमने बताया था भाई ईटा की बीमा इतनी होती है, ठीक है, ये इतनी होती है, अब यहाँ पर इतना आएगा, बटे एरिया का क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा वी अपान डेल्टा एस का बीमा क्या होता है, T-1 होता है, T-1 होता है। अब देखो भाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, एक कट जाएगा, एक नीचे बचेगा, एक नीचे बचेगा, जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, L-1 हो गया। यहाँ देखो -2, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस, -2 + 1, -2 + 1 -1 होता है, T-1। तो ये क्या आ गया, ईटा की बीमा आ गया। तो आपने क्या देख लिया भाई कि ईटा की परिभाषा, ईटा का मात्रक और ईटा की बीमा। ईटा मतलब श्यानता गुणांक, किसका श्यानता गुणांक, द्रव का श्यानता गुणांक, ठीक है भाई, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। तो ईटा का मात्रक हो गया, बीमा हो गया। ईटा के और भी मात्रक होते हैं, ईटा के और भी मात्रक होते हैं, तो मैं यही चर्चा उसकी यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ईटा के अन्य मात्रक, ईटा के अन्य मात्रक, ईटा का अन्य मात्रक, अन्य मात्रक इसका क्या होता है भाई, इसका एक और मात्रक होता है पॉइज, क्या मात्रक होता है, एक पॉइज। ईटा का अन्य मात्रक क्या होता है, पॉइज होता है, और एक पॉइज जो बराबर होता है 1/10 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। अभी आपको लग रहा है सर ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपने कैसे लिख दिया, अरे भैया यहाँ से, यहाँ देखो यम मतलब किलोग्राम, यल मतलब मीटर, टी मतलब सेकंड, इस पर कोई घात नहीं है तो मतलब ये ऊपर रहा, ये दोनों माइनस में है तो प्रति लग गया, प्रति मीटर सेकंड, ठीक ना। एक पॉइज बराबर क्या होता है, 1/10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर हम चर्चा करें कि आपसे 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर, 1 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड कितना हो जाएगा, ये 10 इधर है उधर आ जाएगा, भाई नीचे है आप उसकी वैल्यू नहीं दे रहे हो, मतलब उसको वहाँ भेज रहे हो, इधर नीचे है उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 पॉइज, क्या हो जाएगा 10 पॉइज, मतलब 1 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड किसके बराबर हो गया, 10 पॉइज के हो गया। और यही 10 पॉइज बराबर होता है डेका, अरे यार मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, मीटर के बाद क्या आता है डेकामीटर। तो अगर आपका 10 मीटर है, 10 मीटर को 1 डेकामीटर लिख सकते कि नहीं, एकदम लिख सकते। तो वही चीज़ तो है ये, ठीक ना, कि 10 पॉइज को क्या कह सकते हैं, 1 डेका पॉइज कह सकते हैं, 1 डेका पॉइज, ठीक भैया। तो ये सब आपका रहा श्यानता गुणांक के बारे में, ठीक है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो श्यानता है ना, क्या श्यानता, जो श्यानता है इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। थोड़ा चर्चा उस पर कर लेते हैं भाई, मिटा उठा देना, इधर से मिटा दीजिए, चलो भाई नोट कर लेना बढ़िया से। तो हम लोग थोड़ी सी छोटी सी हेडिंग है, ठीक है, वो आपको क्या समझना है कि श्यानता पर ताप का प्रभाव, समझिए भाई जरा। श्यानता, श्यानता क्या है आप लोग समझ गए होंगे,
श्यानता पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। श्यानता, आपके दिमाग में ये अब बात घुस गई होगी कि श्यानता जो है द्रव की परतों के बीच में एक ऐसा मतलब वो गुण होता है, ठीक ना, जो हर द्रव में पाया जाता है कि एक ऐसा गुण है जो क्या करता है कि अवस्था परिवर्तन, मतलब कह सकते हैं कि मतलब द्रव की परतों के बीच में ऐसा विरोधी बल है जो क्या करता है, सापेक्ष गति का विरोध करता है, ठीक ना। अब सापेक्ष गति का विरोध करता है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई द्रव जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसमें विरोध उतना ही कम होगा, विरोध उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक ना। भाई गाढ़ा रहेगा तो विरोध ज़्यादा होगा, और कह सकते हो कि गाढ़ा का उल्टा, गाढ़ा का उल्टा क्या हुआ, तरल कह सकते हैं। जितना तरल होगा वह उतना ही उसमें विरोधी बल जो है उतना ही कम होगा। अब देखो भाई, एक चीनी का सीरा ले लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, चीनी का सीरा। मुँह में पानी तो नहीं आ रहा ना भाई, कहाँ चीनी का सीरा, मुँह से पानी आता है। चीनी का सीरा, चीनी का सीरा। अब ये चीनी का सीरा जो है हम लोग चर्चा करते हैं, एक ठंडी वाला मौसम, एक गर्मी वाला मौसम। एक ठंड मौसम है और एक गर्म मौसम है। तो गर्म मौसम में ये सीरा जो है एकदम पानी जैसा रहेगा, लेकिन ठंड में ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ठोस अवस्था में आ जाएगा, ठीक ना। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ एकदम सॉलिड हो जाएगा, कुछ ना कुछ इससे जो है गर्म में और ठंड में कुछ ना कुछ अंतर रहता है, सब लोग देखे हो जानते हो। तो अब जब ये गर्म में यानी गर्मी में, ठीक ना, गर्मी लिख दें, चलो भाई खुश हो जाओ, गर्मी में, गर्मी में ये जो पानी जैसा रहेगा, तो पानी जैसा रहेगा तो इसमें श्यानता का गुण क्या पाया जाएगा, कम पाया जाएगा, श्यानता का गुण कम पाया जाएगा। वही ठंड के मौसम में जब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा कुछ ठोस अवस्था में आएगा, तो यहाँ पे इसमें श्यानता का गुण ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है ना, श्यानता का गुण ज़्यादा पाया जाएगा। अच्छा अब बताओ भाई, ठंडी में ताप क्या होता है, कम होता है। ठंड में ताप कम हुआ, श्यानता ज़्यादा हुआ। गर्मी में ताप क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो श्यानता क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब सर हमको ये समझ में आया, इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, कि ताप ज़्यादा होगा तो श्यानता कम होगी, और ताप कम होगा तो श्यानता ज़्यादा होगी, ठीक ना। तो आप लाइन लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि मतलब ताप के अधिक होने पर श्यानता कम होती है, जबकि ताप के कम होने पर श्यानता अधिक होती है, ठीक ना। उल्टा है ना, ताप अधिक श्यानता कम, ताप ज़्यादा श्यानता, ताप कम श्यानता ज़्यादा, ठीक ना, ताप कम श्यानता ज़्यादा, ताप ज़्यादा श्यानता कम हो जाती है, ठीक है। चलो भाई, अब आप लोग हेरिंग डालेंगे भाई, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे सीमांत वेग क्या होता है, ठीक ना, सीमांत वेग समझने वाले हैं, ठीक है। सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। चलो भाई, धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें समझते रहेंगे, मजा लेते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। धीरे 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 सब कुछ पढ़ डालेंगे। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे भाई, सीमांत वेग, ठीक है। सीमांत वेग समझिए भाई जरा पहले, सीमांत वेग, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, क्रांतिक वेग पढ़े हैं, ठीक ना, क्या पढ़े हुए हैं, क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग में हमने आपको क्या बताया, क्रांतिक वेग वह अधिकतम वेग जहाँ तक द्रव का प्रवाह क्या रहता है, धारा रेखी रहता है। वह अधिकतम वेग जहाँ तक द्रव का प्रवाह क्या रहता है, क्या रहता है, धारा रेखी रहता है ना। वह अधिकतम वेग जहाँ तक द्रव का प्रवाह धारा रेखी रहता है, क्या कहलाता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। अब हमको क्या देखना है, सीमांत वेग देखना है, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखिए भाई, टर्मिनल वेलोसिटी हमारा क्या होता है, समझिए जरा, समझ की चीज़ हमने भाई बाबा बता ना, जितनी चीज़ें आप समझ के याद करेंगे वो आपके लिए फ़ायदे की है। अब देखो भाई, जैसे मान चलो कि हमने ये कोई पानी भरा हुआ है या द्रव भरा हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करें, द्रव भरा हुआ है ना, ये देखो द्रव भरा हुआ है। अब अगर इसमें द्रव भरा हुआ है तो इस पर अगर हम लोग कोई भी, समझो कोई गोली है, छोटी सी गोली है, अगर हम लोग छोटी सी गोली इस द्रव के अंदर डालेंगे तो जब गोली यहाँ पे रहती, मान लेते गोली की त्रिज्या क्या है, आर है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं भाई, आर है, समझो आर है। तो जब गोली, छोटी सी गोली है, उसको जब हम लोग डालेंगे तो जब यहाँ पे ऊपर रहेगी तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण हमारी नीचे आ रहा है भाई। कोई आप जानते हैं, कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे आती है उसका वेग बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण काम करने लगता है, ठीक है। वही जब चीज़ हम नीचे से ऊपर भेजते हैं तो उस पर उसका वेग क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। ये सब चीज़ आप लोग सीखे हुए हैं। तो जब चीज़ ऊपर, अच्छा मैं पूछूं अगर वेग कम क्यों होता जाता है, तो आप कहेंगे क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत जा रहा है, ठीक है, वेरी गुड भाई। तो अगर ये चीज़ नीचे आएगा तो इसका वेग बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ये द्रव में पहुँचेगा, द्रव में हल्का सा आएगा, तो जब द्रव में हल्का सा आएगा ना तो इसका वेग क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। द्रव में हल्का सा आएगा, हल्का से द्रव में पहुँचा ही रहेगा कि गोली का वेग जो पहले बढ़ रहा था वह क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। क्या हो जाता है, गोली का वेग नियत हो जाता है। अब यही नियत वेग ही क्या कहलाता है, सीमांत वेग कहलाता है।
यही नियत वेग ही क्या कहलाता है, सीमांत वेग कहलाता है। मतलब जब हम किसी गोली को द्रव में गिराते हैं तो गोली द्वारा प्राप्त नियत वेग ही, गोली द्वारा प्राप्त नियत वेग ही क्या कहलाएगा, सीमांत वेग कहलाता है। तुरंत तुरंत नियत वेग होगा नहीं, वेग होगा तुरंत। पहले क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में तो वेग बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण उस पर काम करता है, लेकिन जैसे जैसे ये द्रव के अंदर आएगा और हल्का से द्रव में पहुंचेगा ही तो इसका वेग क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। और यही नियत वेग ही क्या कहलाता है, सीमांत वेग कहलाता है। ठीक ना। तो क्या हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी पिंड द्वारा द्रव में प्राप्त, किसी पिंड हो गया और द्रव में प्राप्त कर रहा है, किसी पिंड द्वारा द्रव में प्राप्त नियत वेग ही ना, किसी पिंड द्वारा, लिख लो भाई मेरे साथ, किसी पिंड द्वारा द्रव में प्राप्त नियत वेग को, द्रव में प्राप्त नियत वेग को बहुत छोटी छोटी डिफिनीशन है लेकिन समझने वाली डिफिनीशन है। ठीक ना। ऐसा नहीं कि भाई आप रट्टा मार के काम चला सकते हो लेकिन समझ याद करोगे बेस्ट है वो। तो किसी पिंड द्वारा द्रव में प्राप्त नियत वेग को ही सीमांत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। ठीक ना। क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। किसी पिंड द्वारा द्रव में प्राप्त नियत वेग को ही क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। और लिख सकते भाई इसे स्मॉल वी से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक वेग को स्मॉल वी सी से लिखे थे ना, इसको स्मॉल वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना। नोट कर लो भाई इसको। ये क्या हो गया, हमारा सीमांत वेग हो गया। ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, स्टोक्स का नियम समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं, स्टोक्स का नियम। ठीक है भाई, स्टोक्स का जो नियम है, ठीक ना। चलो भाई इसी में चलो फिगर फिर बना के समझाते हैं स्टोक्स का नियम। तो स्टोक्स ने एक नियम दिया हुआ था, ठीक ना। कहने का मतलब स्टोक्स ने एक फार्मूला बनाया हुआ था, ठीक ना, एक सूत्र बनाया हुआ था। और वह सूत्र क्या था, वह सूत्र था F बराबर 6 पाई ईटा RV। इसी सूत्र को ही स्टोक्स का नियम कहते हैं। इसी सूत्र को ही क्या कहते हैं, स्टोक्स का नियम कहते हैं। और यह सूत्र जो है हम लोग निकालेंगे, किससे निकालेंगे भाई, विमी विश्लेषण विधि द्वारा, विमी विश्लेषण विधि द्वारा। तो अब आपको लगने लगा होगा कि भैया विमी विश्लेषण विधि यानी विमी विश्लेषण वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कि इस चैप्टर में हमारा दूसरी बार ही आ रहा है। विमी विश्लेषण जो है इस चैप्टर में दूसरी बार आ रहा है। पहली बार हमारा कहाँ पे आया था, याद करो भाई, पहली बार रेनॉल्ड संख्या, रेनॉल्ड प्रयोग, जहाँ पे हम लोग निकाले थे किसका सूत्र, याद करो भाई, इसको हम लोग जो है क्रांतिक वेग का सूत्र निकाले थे ना, याद करो यार वीसी बराबर RE ईटा अपान रो डी वाला सूत्र निकाले थे ना वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग किससे ये वाला सूत्र कैसे निकाले थे, ये वाला सूत्र हम लोग बीमा का यूज करके निकाले थे ना, बीमा का यूज करके निकाले थे। तो यहाँ पर भी हम लोग यह बराबर 6 पाई ईटा RV भी हम लोग बीमा का यूज करके निकालेंगे। लेकिन पहले हम लोग समझ लें यहाँ पे ये चीज़ है क्या, ठीक है। तो हम लोग उसके बेस पे निकालते हैं। चलिए भाई जरा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टोक्स ने जो है क्या बताया था कि भाई स्टोक्स ने इसके बीच में एक संबंध दिया था, ठीक ना, कि कोई द्रव है, ठीक है, ईटा श्यानता गुणांक वाला कोई द्रव है। ये समझो कि ईटा श्यानता गुणांक वाला कोई द्रव है। इस द्रव में स्मॉल r त्रिज्या की कोई गोली है, स्मॉल r त्रिज्या की कोई गोली है। इस द्रव में मतलब नियत वेग कौन सा हुआ, सीमांत वेग v से द्रव में नीचे धीरे धीरे आ रही, मतलब जहाँ पे द्रव में अंदर, जहाँ पे द्रव में उसका वेग v बन गया, जहाँ द्रव में उसका नियत वेग बन गया वही तो नियत वेग उसका क्या कहलाया, सीमांत वेग कहलाया। तो सीमांत वेग v से नीचे गिर रही है, ठीक है, कौन, छोटी सी गोली, ठीक है, छोटी सी गोली है। तो उस छोटी गोली पर लगने वाले बल का मान जो होता है, यानी लगने वाले श्यान बल का मान, यह बराबर 6 पाई ईटा RV होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोक्स का नियम कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोक्स का नियम कहते हैं, स्टोक्स का नियम कहते हैं। तो आप लोग अगर स्टोक्स का नियम हेडिंग डाल के एक और दो लाइन लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो कि ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव में, ईटा श्यानता गुणांक वाली, भाई ये कोई द्रव है, इस द्रव में ईटा श्यानता गुणांक, इसका द्रव का श्यानता गुणांक क्या, ईटा है। ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव में स्मॉल r त्रिज्या की कोई गोली स्मॉल v नियत वेग या स्मॉल v सीमांत वेग से गिर रही है, तब उस पर लगने वाले श्यान बल का मान यह बराबर 6 पाई ईटा RV होता है। इसी को ही क्या कहा जाता है, स्टोक्स का नियम कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, स्टोक्स का नियम कहा जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि विमी विश्लेषण विधि से स्टोक्स के नियम का डेरिवेशन, ठीक ना। तो भाई हेडिंग डाल लेंगे
कि विमी विश्लेषण विधि से विमी विश्लेषण विधि से स्टोक्स के नियम की उत्पत्ति, ठीक ना भैया, स्टोक्स के नियम की उत्पत्ति, ठीक ना, उत्पत्ति। तो आपको भाई विमी विश्लेषण जो चैप्टर पढ़े हैं ना, तो वहाँ पे एक जादुई चीज़ पढ़े हुए हैं। क्या जादुई चीज़ पढ़े हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि फला भौतिक राशि जो है, या फला भौतिक राशि किस फलाने भौतिक राशि पर डिपेंड करती है, तो आप उसके बीच मतलब फार्मूला निकाल सकते हो, ठीक है, ये दिखा सकते हो भाई ये सूत्र बनता है, कह सकते हो ना हमारे पास वो जादू है कि हम जो है केवल आप बता दो कि ये भौतिक राशि और किन किन राशियों पर निर्भर करती है, तो हम उनके बीच सूत्र निकाल के दिखा सकते हैं, ठीक ना, ये चीज़ आप जानते हो। और वही चीज़ का हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, ठीक ना। अब यूज करते भैया, ठीक है, यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारा बल है यानी श्यान बल है, श्यान बल 6 पाई नितांक है। हालांकि ये तो सूत्र आया है, अभी इसी को हम लोग को निकालना है। किस विधि से निकालना है, विमी विश्लेषण विधि से निकालना है। तो निकालना है तो यानी यफ जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब यह डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ईटा पर डिपेंड करता है, आर पर डिपेंड करता है, वी पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये तो डिपेंड करता है। हम लोग करते क्या है, अपने मन से मान लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं। क्या अपने मन से मानते हैं कि भैया जो ईटा है, ईटा की घात ए है, आर की घात बी है और वी की घात सी है। यानी जो यफ यानी श्यान बल अनुक्रमानुपाती है, ईटा मतलब द्रव की श्यानता गुणांक, आर मतलब गोली की त्रिज्या, वी गोली का सीमांत वेग, तो जो यफ है वह क्या इनके अनुक्रमानुपाती है। तो यफ है प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो क्या लाएंगे, यहाँ पे नितांक लाएंगे, और नितांक यहाँ पे क्या होता है 6 पाई होता है। जैसे वहाँ पे आर ई रेनाल्ड संख्या, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 6 पाई नितांक हो जाता है। 6 पाई ईटा की पावर ए, आर की पावर बी, वी की पावर सी। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, दोनों ओर की बीमा को लिख देंगे, दोनों ओर की बीमा को लिख देंगे। बल की बीमा सबको पता है ना, सबको पता है, एकदम पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता रहेगा समझो बेकार है, ठीक ना। सबको बल की बीमा पता होना चाहिए। बल की बीमा क्या हो जाएगा भैया, MLT-2, MLT-2, ठीक है। 6 पाई नितांक है, कोनो बीमा नहीं होता। ईटा, अब तो बहानेबाजी नहीं चलेगी ना, ईटा में बहानेबाजी नहीं चलेगी भाई। सर पहली बार तो हम लोग क्या बताए थे, मैं खुद बता दिया था आपको कि ईटा की बीमा याद कर लीजिए। ईटा की बीमा हमने बताया कि ML-1 T-1 याद कर लीजिए, और हमने उसको अभी हमने 5 मिनट पहले सिद्ध करके दिखाया कि इसकी ईटा की बीमा इतना कैसे होती है, ठीक है। तो अब ये चीज़ अगर यहाँ पे याद है तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ईटा की बीमा क्या हो जाएगा, ML-1 T-1, ठीक है। अब पूरे की क्या है, ए है, आर त्रिज्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई त्रिज्या व्यास, ठीक है, ये सब की बीमा क्या होती है, यल ही होती है। यल हो गया, यल की क्या हो गया बी, वेग की बीमा LT-1, LT-1 की घात है सी। अब देख लो भाई यम कितनी बार है, यल कितनी बार है, टी कितनी बार है, ठीक है ना। क्या कर देंगे हम लोग, MLT-2 बराबर यम यहाँ पर है और कहीं यम है नहीं सर, एकदम नहीं है, तो यम की घात क्या हो गया, ए हो गया। यल पे आ जाओ, यहाँ पे -a का गुणा ए में कर दोगे -a, यल का गुणा 1 है यहाँ पे b कर दोगे यानी b, यहाँ पे c, तो यल की घात क्या हो जाएगा -a + b + c। बात समझ में आ रही होगी। टी की घात देखो -a हो जाएगा यहाँ पे -c, टी की घात है -a - c, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर की घातों की तुलना कर देंगे, ठीक है। क्या लिखोगे, घातों की तुलना करने पर, जब हम लोग घातों की तुलना कर देंगे, क्या कर देंगे, घातों की तुलना करेंगे, क्या करेंगे, घातों की पावर की तुलना करना भाई ना। जब पावर की तुलना करेंगे तो पावर की तुलना में देखिए भाई, यहाँ पे यम की पावर क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है 1 है। लो भैया ए तो अपने आप आ गया, a बराबर 1, ठीक है। और आ जाओ भाई यल पे, -a + b + c, -a + b + c, यहाँ पे यल की घात क्या है 1 है, बराबर 1 हो गया। उसके बाद आ जाओ टी पे, -a - c, इधर क्या है, इधर है -2। लो भैया अब देखो जरा, आपको ए का तो मान क्लियर है। अब ए का मान उसमें रखो जहाँ से तुम्हें उसका मान निकले, ला के पगला के यहाँ पे रख दोगे ना तो फंस जाओगे। क्यों, क्योंकि सी का मान तो पता ही नहीं है, तो हम लोग इसमें रखें। क्यों, इसमें रखेंगे तो हमें सी का मान निकल जाएगा, ठीक ना। तो रखेंगे -a - c बराबर -2, ठीक है। सी को उधर भेज दें, सी को उधर भेज देंगे, सी बेचारा हो जाएगा प्लस, और इधर आ जाएगा 2 तो हो जाएगा प्लस, ठीक ना। क्या आ जाएगा, सी का मान आ गया 1, सी का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो ए का मान मिल गया आपको, इधर सी का मान मिल गया। अब ए और सी का मान वहाँ हेस में ला जाकर रख दें,
ठीक है, इसमें रख दो ना। इसमें जब रखेंगे तो -1 + b + c की जगह पे 1 = 1। लो भैया +1 -1 दोनों सही हो गया, b = 1। b का मान क्या मिला? 1 मिल गया। तो a b c सबका मान मिल गया ना, एकदम मिल गया सर, a b c सबका मान मिल गया। अब यही स्मॉल a स्मॉल b तथा स्मॉल c का मनवा कहाँ पे रख दे का मान समीकरण, बोल दो भैया, समीकरण एक में क्या करने पर? रखने पर, पटकने पर नहीं। हर बार पटकेंगे थोड़ी नहीं ना, एक ही बात नहीं हर बार ना। समीकरण एक में क्या करने पर? रखने पर। किसका मान? ए बी और सी का मान। अब देखो भैया ए बी सी है, समीकरण एक यहाँ पर है, ला दो भैया, रख दो। यह बराबर क्या आ गया? 6 पाई ईटा की पावर ए आर की पावर 1 बी की पावर न क्या वी की पावर 1 तो लिखा नहीं जाता, वैसे लिख दिया हूँ तो हटा दो भाई, हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा है ना एकदम नहीं। जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसको हटा देते हैं। यह बराबर 6 पाई ईटा आर वी, बस यही आपको क्या मिल गया? यही आपको स्टोक्स का नियम मिल गया। किस विधि से? विमी विश्लेषण विधि से। कितनी प्यारी सी विधि है, कितना आसान सा है ना, कुछ नहीं है। ठीक है भाई, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं साइड हो गया हूँ। ठीक है, इसके साइड वगैरह किसी भी तरीके से वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, अब हम लोग आगे अपने चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सीमांत वेग की गणना, जो भी हम लोग पढ़े ना, क्या पढ़े? सीमांत वेग पढ़े हैं। अब हम लोग सीमांत वेग की गणना करेंगे, यानी हम लोग सीमांत वेग का सूत्र निकालेंगे। ये सीमांत वेग की सूत्र कभी कभी भाई सीमांत वेग पर आपको न्यूमेरिकल मिलता है, और कभी कभी डेरिवेशन ही पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेगा सीमांत वेग की गणना कीजिए या सीमांत वेग का सूत्र प्राप्त कीजिए। जिस तरीके से हम लोग एक क्रांति वेग का सूत्र पढ़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्टोक्स का नियम विमी विश्लेषण विधि से निकाले हैं। अब हम लोग सीमांत वेग की गणना करेंगे। अब सीमांत वेग की गणना बीमा नहीं आएगा, हर जगह बीमा में आएगा। ठीक है, ये चीज़ अच्छी लग गई तो हर जगह थोड़ी नहीं ना, तो ऐसा नहीं भाई, जो चीज़ अच्छी लगी वो हर जगह मिलेगी। ठीक है, ये भी चीज़ अच्छी लगेगी जो भी पढ़ाएंगे, सीमांत वेग की गणना हम लोग कैसे करेंगे, बस समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा। बस उसको ध्यान से पढ़िए, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे डेरिवेशन कर रहा हूँ, उसको साथ साथ लिखते चलिए। ठीक है, तब मजा आएगा। तो अब क्या ही डालेंगे भाई हम लोग? सीमांत वेग की गणना। ठीक है, चलो मिटाता हूँ। तो प्यारी से डाली भाई, सीमांत वेग की गणना। सीमांत वेग की गणना कर दे भाई आपको जरा। ठीक है, सीमांत वेग की गणना करना है हमको, गणना करना है धीरे धीरे। सीमांत वेग की गणना, चलो भाई सीमांत वेग की गणना कर देते हैं। तो सीमांत वेग की गणना करने के लिए भाई देखो जरा, कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझिए। जैसे हमारा कोई, क्या इसको देख करके समझ के होगे ना, कोई बर्तन है, ठीक है, बर्तन बाल्टी उल्टी कुछ भी कह सकते हो, ठीक ना, लेकिन समझो कि इसमें बाल्टा है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो इसे पानी भरा हुआ है, तो पानी मतलब कोई द्रव है, और कौन सा द्रव? आदर्श द्रव सर। आदर्श द्रव क्या? वही यार जिसका क्या शून्य संपीड़ितता और शून्य श्यानता हो, शून्य संपीड़ितता और शून्य श्यानता हो, वही क्या होता है? आदर्श द्रव होता है। तो कोई आदर्श द्रव है, उस आदर्श द्रव का श्यानता गुणांक ईटा है, और इस आदर्श द्रव का घनत्व क्या है? रो है। ठीक है, हमने क्या ले लिया? कोई आदर्श द्रव है और उस आदर्श द्रव का श्यानता गुणांक ईटा और घनत्व क्या है? रो है। रो ना, सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं भैया, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? ये देखो सिग्मा, ये हमारा कौन सा चिन्ह है? सिग्मा चिन्ह है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिग्मा बोलते हैं, ठीक ना। तुम भी बोलो यही, ऐसा थोड़ी खाली नहीं बोलते हैं, सिग्मा हो गया। अब इस आदर्श द्रव में कोई हमारी ये छोटी सी गोली है, प्यारी सी, अरे छोटी सी प्यारी सी गोली है, इसकी त्रिज्या क्या है? आर है। छोटी सी प्यारी सी ना, छोटी सी गोली है प्यारी सी, इसकी त्रिज्या क्या है? आर है, और इसका इस छोटी सी गोली का घनत्व क्या है? रो है। और यह बेचारी आ रही है, जब यहाँ पहुँचती है इसका नियत वेग हो जाता है, और वही नियत वेग क्या कहलाता है? सीमांत वेग कहलाता है। नियत वेग क्या कहलाता है? सीमांत वेग कहलाता है। ये कब आएगा? जब अंदर आएगा तब होगा ना, ऊपर थोड़ी, ऊपर तो वेग उसका दूसरा रहेगा, ठीक ना, उसका वेग चरम सीमा पर रहता है, ठीक है, लेकिन नीचे आएगा चरम सीमा पर, लेकिन जैसे ही द्रव में प्रवेश करेगा कुछ देर बाद उसका वेग क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा, वही नियतवा वेग क्या कहलाता है? हमारा सीमांत वेग कहलाता है, ठीक ना। तो अब देखिए भाई जरा, तो जब गोली नीचे आएगी तो गोली पर एक भार काम करता है। क्या काम करता है? भार। भार तो बेचारा कसम खाया है कि नीचे के सिवाय कहीं और लगेंगे नहीं, ठीक है। तो गोली पर लगने वाला भार बल क्या कह सकते हैं? अब देखो मैं यहाँ पे सब नहीं लिख रहा हूँ ना, कि माना श्यानता गुणांक ईटा वाले और सिग्मा वाले घनत्व में कोई स्मॉल आर त्रिज्या और रो घनत्व वाली कोई गोली है, वह वी वेग से नीचे की ओर गिर रही है, ठीक है, लिख सकते हो यार, नहीं लिखोगे तभी काम चलेगा। और थोड़ा मोड़ा शब्द अपने मन से लिखने की प्रैक्टिस किया करें, सोचा करें, ठीक ना। देखो मैं बोल दे रहा हूँ, अच्छा ठीक है, अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे भाई? मैं भी थोड़ा बना के लिखता हूँ ना। तो क्या लिखेंगे? माना श्यानता गुणांक ईटा
माना लिख दो, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ। माना श्यानता गुणांक ईटा नहीं, माना श्यानता गुणांक ईटा तथा सिग्मा घनत्व वाले किसी आदर्श द्रव में स्मॉल आर त्रिज्या तथा रो घनत्व वाली गोली स्मॉल v सीमांत वेग से गिर रही है, ठीक है। तब गोली पर लगने वाला क्या, गोली पर लगने वाला भार बल, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, भार बल, ठीक ना। भार बल क्या होता है भैया, भार बल या बराबर mg, ठीक है, या बराबर mg। और द्रव्यमान बराबर, अच्छा भाई देखो एक चीज हमेशा यहाँ पे बार बार यूज होगा, क्या कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर मैं पूछूं आपसे द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर आपका हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आप क्या, आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व हो जाएगा नहीं भाई, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। कभी कभी आपको निकालना पड़ जाएगा आयतन बराबर, ठीक है, आयतन बराबर पूछो अगर मैं यहाँ से कि आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर क्या हो जाएगा सर, अरे यार देख के बता दो ना, आयतन को यहाँ भेज दो, घनत्व को इधर भेज दो, इधर वाला चला गया इधर आ गया, आयतन बन गया, और द्रव्यमान बटा घनत्व हो जाएगा बाबू, द्रव्यमान बटा घनत्व हो जाएगा ना, द्रव्यमान बटा घनत्व हो गया, ठीक है। आयतन बराबर कहीं हर बार आगे पीछे घुमा की जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक ना, इसकी ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो अब देखो जरा, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, आयतन गुणे घनत्व। गोली है, गोली का आयतन v और घनत्व गोली का क्या हो जाएगा, रो इंटू जी, आगे है ये। तो ये हमारा क्या है कि जो गोली गिर रही है, गोली पर लगने वाला क्या, भार बल। अच्छा, जब कोई भी चीज द्रव में गिरती है तो द्रव भी क्या करता है, ऊपर की ओर बल लगाता है। द्रव क्या करता है, ऊपर की ओर बल लगाता है। अगर कोई भी चीज आप फेंकते हो, ठीक ना, पानी कुछ दूर तक ऐसे उछलता है ना, क्यों उछलता है कि जो ये अपना पिंड था, पिंड ने बल लगाया, तो द्रव भी क्या करता है, ऊपर की तरफ बल लगाता है। तो द्रव जो ऊपर की ओर बल लगाता है ना, उसको बोलते हैं उत्प्लावक बल। क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल। तो द्रव द्वारा पिंड पर लगाया गया आरोपित या उत्प्लावक बल, आरोपित बल नहीं, द्रव द्वारा पिंड पर लगा उत्प्लावक बल, ठीक ना। क्या लिखते हैं हम लोग, द्रव द्वारा पिंड पर लगा क्या, उत्प्लावक बल, उत्प्लावक, सही लिखा हूं ना, उत्प्लावक बल। अब देखो भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्प्लावक बल में केवल रो की जगह पे क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। रो की जगह पे क्या हो जाएगा, सिग्मा, वी सिग्मा जी, ये क्या भैया, वी सिग्मा जी, ठीक है। तो ये चीज लग रहा है नीचे की ओर, ये चीज लग रहा है ऊपर की ओर। भाई उत्प्लावक बल किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, और ये जो भार बल किधर लग रहा है, नीचे को लग रहा है। लेकिन फिर भी आपका पिंड किधर आ रहा है, नीचे को आ रहा है। इसका मतलब अगर पिंड आपका नीचे की ओर आ रहा है तो ये वाला बल क्या हुआ, भार बल ज्यादा है। भार बल ज्यादा तभी तो पिंड नीचे की ओर आ रहा है, तो परिणामी बल क्या हो गया। तो इन दोनों बलों का परिणामी बल भाई जिधर जो ज़्यादा होता है उसमें से छोटका वाला घटा देते हैं, ठीक ना, बल्कि वाले में से छोटका वाला को घटा देते हैं। तो बड़का वाला क्या है आपका, वी रो जी, छोटका वाला क्या है, वी सिग्मा जी, ठीक है। दोनों में कॉमन ले लो भैया, वी क्या बचेगा, रो माइनस सिग्मा इंटू जी। चलो सर एकदम बढ़िया है, समझ में आ रहा है एकदम अब। अच्छा, अभी आपने पढ़ा स्टोक्स साहब का नियम। स्टोक्स ने क्या बताया कि एक श्यान बल लगता है, ठीक ना। अब यहाँ पे ये जो बल लग रहा है ये ज़्यादा था, ये वाला कम था, ये वाला, तो इसका मतलब पिंड अपना नीचे को जा रहा है। अब श्यान बल किधर को लगेगा, ऊपर को लगेगा, ठीक ना। ऊपर की ओर लगने वाला श्यान बल लिख दें, ऊपर की ओर लगने, या स्टोक्स के नियम के अनुसार ऐसे लिख दें डायरेक्ट, ठीक ना। स्टोक्स के नियमानुसार, चलो भाई, स्टोक्स के नियमानुसार क्या हम लोग पढ़ें कि क्या लगता है भाई, स्टोक्स के नियमानुसार जो बल लगता है वह बल स्टोक्स के नियमानुसार यह बराबर क्या होता है भाई, 6 पाई ईटा आर वी। और किधर की ओर काम करेगा भैया, ऊपर की ओर काम करेगा, ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर। ये नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर। अच्छा, ये जब बल लगता है तो वी इसका क्या होता है, नियत होता है। वी क्या होता है, इसका नियत होता है। जब वेग क्या होगा, नियत होगा, तो त्वरण होगा। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, त्वरण होना स्वाभाविक नहीं है। त्वरण क्या हुआ, कुछ नहीं। जब त्वरण कुछ नहीं तो बल भी कुछ नहीं। तो मतलब इस पर जो है कोई जो है नेट बल, कहने का मतलब यह है कि नेट बल क्या हो गया, शून्य हो गया। जब नेट बल शून्य हो गया तो ये वाला बल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 6 पाई ईटा
आर वी बराबर हो जाएगा क्या, वी रो माइनस सिग्मा इंटू जी, होगा ना। चलो भाई एकदम, वी क्या है, आयतन, और गोली हमने कैसा लिया है, त्रिज्या है। त्रिज्या है इसका मतलब कि जाहिर सी बात है गोली क्या है, गोलाकार है। और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन सबको पता होना चाहिए, जिसको जिसको नहीं पता है यहाँ से देख करके याद कर लेना, 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ठीक ना भैया। अब देखो जरा, 4 से कौन कौन कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, पाई पाई भैया शहीद हो गए। और कौन कौन जा रहा है, कौन कौन जा रहा है भैया, और देखो भाई ये आर, ये यहाँ पे आर, यहाँ पे 2 बार बचा, वी का मान में निकालना है, तो वी बराबर 3 को इधर भेज दो, 2 बचा पहले से, 3 इधर आ जाएगा, 3 त्रिका 9 हो गया, और क्या बचा यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है, रो माइनस सिग्मा इंटू जी, इधर भैया ईटा बचा हुआ है बटे ईटा। लो भाई यही क्या गया, यही आपके सीमांत वेग का सूत्र है, यही सीमांत वेग का सूत्र है, यही क्या है, सीमांत वेग का सूत्र है, यही सीमांत वेग का सूत्र है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि सीमांत वेग का सूत्र कैसे निकाला गया, कितना आसान है, कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो भाई ये रहा आपका सीमांत वेग का सूत्र है। ठीक है, तो अब हम लोग भाई थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं सीमांत वेग पर। ये जो चीज़ हमारा है रो माइनस सिग्मा, रो माइनस सिग्मा ये दिखा रहा है कि हमारा रो ज़्यादा है सिग्मा कम है। रो मतलब गोले का घनत्व, सिग्मा मतलब द्रव का घनत्व। ये गोले का घनत्व ज़्यादा है और ये द्रव का घनत्व कम है, तभी तो हमारा पिंड किधर आया, नीचे की ओर आया। अगर यदि हमारा ये सिग्मा ज़्यादा हो जाए, सिग्मा मतलब द्रव का घनत्व ज़्यादा हो जाए, द्रव का घनत्व ज़्यादा हो जाए किससे, गोली के घनत्व से, किससे, गोली के घनत्व से, तब आपका रो माइनस सिग्मा ना लिख करके हम लोग क्या लिख देंगे भैया, मतलब ये हमारा निगेटिव आ जाएगा, ठीक ना, हमें निगेटिव आ जाएगा। कहने का मतलब अगर ऐसा हो तब क्या हो जाएगा हमारा, तब जो हमारा जो ये गोली रहेगा वो गोली पानी में डूबेगा, द्रव में डूबेगा, नहीं डूबेगा। जब द्रव में डूबेगा नहीं तो क्या होगा, द्रव की सतह पर तब गोली, तब ऐसे लिख दें, तब छोटी गोली आपकी क्या होगी भैया, द्रव की सतह पर छोटी गोली, द्रव की सतह पर, सतह क्या लिख दे रहे यार, तरी और लिख रहे हैं, द्रव की सतह पर तैरेगी ना, हमारी गोली क्या हो जाएगी, तब द्रव की सतह पर क्या करेगी, तैरेगी। सतह है भाई, सतह, ठीक ना, जिसे कहते हैं तल, द्रव का तल, द्रव की सतह पर क्या करेगी, तैरेगी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास रखते हैं यहीं पर। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अविरतता का सिद्धांत। क्या देखने वाले भाई, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं उस पर भी। अविरतता का सिद्धांत देखेंगे, ठीक ना, अविरतता का सिद्धांत देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग बर्नौली प्रमेय देखेंगे, और बर्नौली प्रमेय में बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हैं, उस एग्जाम्पल को भी हम लोग समझने वाले हैं, ठीक ना। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको समझने में कोई भी टॉपिक दिक्कत परेशानी है, दुख तकलीफ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस बात को शेयर करिए, तभी तो मुझे पता चलेगी भाई आप में क्या दुख तकलीफ चल रहा है, क्या परेशानी है चीज़ों को समझने में। बाकी मन से पढ़ाई लिखाई को जारी रखिए। ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो धमाकेदार होगी, और धमाकेदार वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अविरतता का सिद्धांत और बर्नौली प्रमेय। जो बर्नौली प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर से आपके एग्जाम लेवल पर, बाकी कंपटीशन लेवल पर तो पूछिए ही मत, ठीक ना। चलिए भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।